तो भाई सभी को राधे राधे मेरे भाई। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल आप सभी के सामने आपके अपने परिवार अपने चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम पर आपका पूरे मनोर दिल से स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग एकदम मस्त हैं, बढ़िया हैं, खतरनाक जबरदस्त हैं। और मैं कहूं अगर आज की वीडियो आपके लिए क्या है तो कहेंगे भैया ब्रह्मास्त्र है, अमृत है, वरदान है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने सुना है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ने आपके दिमाग में फिर से गर्दा मचाया है, और खासकर न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। ठीक है, बहुत बच्चों से मेरे पास कॉल्स आई, मैसेज आए कि सर इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, मेरे भाई इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने मैं पेश हो जाऊंगा जिस दिन, उस दिन आपको कोई चैप्टर परेशान नहीं करेगा। तो बस उसी उद्देश्य के साथ आज मैं आपके सामने शेयर करने आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में खासकर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो पूरे चैप्टर में आपके हैं। सबका चिट्ठा खोल के सबके धागे खोल देगा आपका भाई आपके सामने। एक एक फॉर्मूले का यूज और उसको कैसे याद करेंगे, कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, वो आपका भाई आपको बता देगा। तो बोलो आज की वीडियो शानदार रहेगी? बिल्कुल शानदार रहेगी। पूरे मन से पढ़ेंगे भैया, पूरे मन से पढ़ेंगे। समझ में आई बात को? तो क्या करेंगे, नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। क्योंकि एग्जामिनेशन की खोपड़ी में छेद, इलेक्ट्रिसिटी की खोपड़ी में छेद करने वाला कौन है? आपका भाई और आप साथ में है। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चालू करेंगे क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो पहला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे मिलेगा आपको इस चैप्टर में वो है इलेक्ट्रिक करंट, और यहीं से आपके फॉर्मूले बनना चालू हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो आराम से डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को मैं समझाऊंगा आपको बहुत बेहतरीन, बहुत आसान तरीके से। याद करना आपका काम है, याद करवाना आपके भाई का काम है। तो पहला कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में वो है इलेक्ट्रिक करंट। और जब इसकी डेफिनेशन आप पढ़ते हैं छोटी सी, तो वो कहती है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, या तो इसको और सिंपल भाषा में कहूं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बस इसी डेफिनेशन से मेरे भाई फॉर्मूला आता है। कहता है कि देखो इलेक्ट्रिक करंट को सबसे पहले आपको याद रखना है, इसको दर्शाते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैं कहूंगा आई से। आई का मतलब क्या है मित्र मेरे? करंट है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर एक चीज और यूज होने वाली है, चार्ज। चार्ज वर्ड आने वाला है, तो चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई क्यू से। और टाइम को तो पूरी दुनिया जानती है यार, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे मेरे भाई? बोलेंगे टी से। इन्हीं तीनों का यूज करके हम इसका फॉर्मूला लपेट देंगे। कहता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट का मतलब क्या होता है मित्र मेरे? किसी चीज को टाइम से डिवाइड किया गया है। और किसको टाइम से डिवाइड किया जाएगा? जो फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है मेरे मित्र, ये कहना चाहता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस को हमने किससे डिवाइड कर देना है? टाइम। तब निकल के आ जाए आपके सामने इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पहला, और बहुत बेसिक। समझ गए? तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वेयर क्यू रिप्रेजेंट्स मेरे भाई चार्ज, टी रिप्रेजेंट्स टाइम, एंड I इज फॉर इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सही बात है। यहाँ पे दो तीन चीजें और मैं आपको बता दूं कि भाई करंट को हम लोग जब मेजर करते हैं, करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। सबने पढ़ा होगा, करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसका नाम क्या होता है मेरे मित्र? एमीटर होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि एमीटर को जो हम जोड़ते हैं सर्किट में, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है बात? किसमें जोड़ेंगे मेरे भाई? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है यही से हमको पता करनी है। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। बोलो सबको याद है ये बात? कहीं गुरुजी बिल्कुल याद है, बस फॉर्मूले की कमी थी वो भी आपने क्या कर दी? पूरी कर दी भाई। इसीलिए मैं आता हूँ आपके जीवन में जो भी कमियां हैं पढ़ाई को लेकर सबको पूरा करेगा आपका भाई। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट की पहली जो फॉर्मूला आपको समझना है वो ये है, इसकी डेफिनेशन के हिसाब से। मैंने कहा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस को हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रेट निकल आएगा, और यही हमारा बन जाता है इलेक्ट्रिक करंट। और जो इससे रिलेटेड पॉइंट आपको याद करने चाहिए वो भी मैंने आपको दे दिया। मैंने कहा ना सबके धागे खोल दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ा के जाऊंगा। छोटी सी वीडियो भले ही बनाऊं लेकिन सब कुछ सिखा के जाने वाला है आपका भाई। और थोड़ा सा इसी के बारे में बात करें, अगर चार्ज के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, कि चार्ज क्या है, कैसे काम करता है। तो मेरे भाई क्यू से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा चार्ज होता है। और आप सभी को पता है चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स। कहेंगे गुरुजी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड मेरे मित्र नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बात को? चार्ज की एसआई यूनिट जो नापते हैं, एसआई यूनिट चार्ज की होती है मित्र मेरे कूलाम, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी से।
क्लियर है बात को। अगर मुझे स्पेशली चार्ज कैलकुलेट करना पड़े मेरे भाई, चार्ज कैलकुलेट करना पड़े, टोटल चार्ज कहाँ पर, सर्किट में या फिर किसी भी कंडक्टर में, तो मैं कहूँगा भैया टोटल चार्ज क्या होता है। मैंने कहा चार्ज कहाँ से आते हैं, पॉजिटिव या तो नेगेटिव मैग्नीट्यूड से आएंगे। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हम बात करते हैं इलेक्ट्र से। देखो इलेक्ट्र से रिलेट करो, किसकी बात करेंगे, हम कहेंगे गुरुजी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसी से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। और टोटल चार्ज अगर मुझे चाहिए तो जितने इलेक्ट्रॉन मेरे पास हैं सबके चार्ज को मैं ऐड कर दूंगा, वो हमारा क्या निकाल के दे देगा, टोटल चार्ज निकाल के देगा। तो मैं कहूंगा भाई कि अगर मुझे टोटल चार्ज चाहिए सर्किट में, टोटल चार्ज जिसको हम कहेंगे क्यू अगर चाहिए, तो मैं कहूंगा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इसी लिख दूं मैं, इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यार मुझे ये बताओ, एक टॉफी अगर आपको 2 रुपए की मिलती है तो 5 टॉफी कितने की मिलेगी, आप कहेंगे गुरुजी 10 रुपए की, बहुत सही बात है। एक टॉफी अगर 3 रुपए की मिलती है तो 4 कितने की मिलेंगे, 12 रुपए की। कैसे पता, क्योंकि एक टॉफी पर जितना दाम है, अगर 4 लेनी तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर एक टॉफी 2 रुपए की है तो 5 लेनी, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम तरीके से भाई देखो, टोटल चार्ज अगर मुझे चाहिए तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पता होना चाहिए, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा। और सभी को पता है मित्र मेरे, सभी को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या बात है, बस यही सत्य है मेरे मित्र। तो अगर मुझे क्यू निकालना पड़े टोटल, तो मैं कहूंगा क्यू इज इक्वल टू एन, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटू ई, ई का मतलब है भैया चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात को, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और अब इसी की भाषा में अगर मैं आई को लिख दूं इसी की भाषा में, तो मैं ये भी कह सकता हूं, देखो आई इज इक्वल टू आपको पता है क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है। अब इसी क्यू को मैं इससे रिप्लेस कर दूं तो कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये भी कह सकता हूं ना, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन में, बोलो कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं भाई। देखो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हमने पहले ही निकाल रखा है। अब यहाँ पे हमको ये भी पता है कि क्यू जो हो सकता है वो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल क्यू निकल के आ जाएगा। तो यही तो है आई इज इक्वल टू टोटल क्यू अपॉन टी। तो टोटल क्यू की हम लोग फॉर्मेशन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो एन ई अपॉन टी, ये भी करंट का फॉर्मूला है, ये भी करंट का फॉर्मूला है। और मैं कहूँ अगर इन दोनों में इंपॉर्टेंट कौन था तो मैं कह दूंगा ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब इसको यूज कहाँ पे करना है, समझेंगे यूज कहाँ पे करना है। यूज आप वहां पे करेंगे जब आपको चार्ज दिया जाए और टाइम दिया जाए, तब करंट पूछा जाए। वैसे इसका यूज बहुत कम होता है, आपका भाई बता रहा है, लेकिन कहीं पर अगर पूछ लिया गया तो आपको अगर चार्ज दे दिया और टाइम दे दिया, तब करंट आपसे पूछ लिया, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे मित्र मेरे, इसको पूरी तरीके से छाप देंगे। पहला फॉर्मूला आपका डन है। तो आ जाते हैं मेरे भाई अगले कॉन्सेप्ट पे, जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट। किसका, पोटेंशियल डिफरेंस वाला। करंट में समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सिर्फ आपको मैं इस वीडियो में करवा रहा हूँ फॉर्मूले। डिटेल चैप्टर जब पढ़ाऊंगा ना आप कहोगे धुआं हो जाएगा, उसके लिए मुझे टाइम दीजिए। अभी के लिए आपको मैं सिर्फ फॉर्मूले दे रहा हूँ और उसका यूज सिखा रहा हूँ, ताकि न्यूमेरिकल में आपकी मैं हेल्प कर सकूँ, ठीक है। डिटेल में दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, इंतजार करेंगे, सारी चीजें समय से आएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अच्छी चीजों के लिए क्या करना पड़ता है, वेट करना ही पड़ता है। तो मैं कहूँगा पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ, देखो मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया, यहाँ पे मैंने ये दर्शाया है कि मान लेते हैं ये कंडक्टर मेरे भाई, और कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है। अब चार्ज को धक्का मारने वाला कौन होता है, मैं कहूँगा ये जो नीचे पावर सोर्स लगा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मित्र, बैटरी बोलते हैं। बिना बैटरी के इलेक्ट्रॉन्स तो हैं चार्ज के साथ, वो मूव नहीं कर सकते। कैसे भैया, तार मैंने आपको दे दिया, बिना किसी सोर्स से कनेक्ट किए हुए, तो क्या उसमें करंट बहेगा, कहेंगे गुरुजी बिल्कुल करंट नहीं बहेगा। वहीं पर अगर मैंने किसी सप्लाई में उसको जोड़ दिया तब उसमें करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन वहां वैसे भी हैं प्रेजेंट, पहले भी हैं, लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, फ्लो नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको फ्लो करवाने का काम कौन कर रहा है, सप्लाई कर रही है, बैटरी कर रही है। तो बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना और चार्ज को मूव करवाना। सिंपल सी बात, बहुत आसान भाषा में समझेंगे। तो भैया बैटरी को जितना काम करना पड़े किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, बैटरी को जितना काम करना पड़े एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये हुआ
कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं ये समझा दूं आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं V से, पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय V। अगर मैं ये कह दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करेंगे, तो अब मुझे बताओ मैं डेफिनेशन के हिसाब से अगर इसकी फॉर्मूला बनाऊं, मैं कह रहा हूं मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा हूं, जो डेफिनेशन में है उसी से फॉर्मूले बना के रख देंगे सब लोग साथ में। तो जैसा करंट में हमने बनाया था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लिख दिया Q अपॉन T, बस इसी तरीके से ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बात खत्म। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, डेफिनेशन से ही आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, काम किया गया है क्या मूव करने में, यूनिट चार्ज को, बस यही फॉर्मूला बन गया। बोलो कोई कठिन बात है? बस डेफिनेशन से मैंने बना दिया है कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बस पॉइंट चार्ज को मूव करवाया है, उसमें जितना काम किया गया वही पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। क्लियर है बात? एकदम क्लियर है। और अगर कुछ इससे जुड़ी हुई बातें मैं आपके सामने लिखूं तो मैं ये लिखूंगा, द SI unit of potential difference, the SI unit of potential difference is, मेरे भाई मैं कहूँगा वोल्टेज। ठीक है, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वोल्टेज, जिसको हम लोग फिर से शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, V। तो बहुत आसान है याद करना, पोटेंशियल डिफरेंस को दर्शाते भी V से हैं, SI यूनिट भी V से है, मतलब कोई वैल्यू अगर V में दी गई तो समझ लो क्या है वो पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है बात? शानदार, खतरनाक है। दूसरी बात मैं करूँ तो मैं कहूँगा द पोटेंशियल डिफरेंस is measured by a device called वोल्टमीटर। भैया जैसे करंट को नापने के लिए एमीटर चाहिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए वोल्टमीटर चाहिए होता है। मैं ट्रिक बताऊं याद करने की? देखो करंट को नापते किस में है, एम्पियर में नापते हैं SI यूनिट, तो ए से एम्पियर, ए से एमीटर, नापेंगे भी किससे, एमीटर से। अब देखो वोल्टेज को, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, V से, तो V से वोल्टेज, V से वोल्टमीटर। आसान है, बहुत बढ़िया, शानदार, खतरनाक है, इससे बढ़िया क्या ट्रिक हो सकती है। तो मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड वोल्टमीटर। और अगली बात क्या है, जैसे मैंने कहा एमीटर को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, तो यहाँ पर बात थोड़ी अतिरिक्त हो जाती है ये कि द वोल्टमीटर is connected in parallel combination। कोई कठिन बात नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। भैया जैसे हम लोग क्या करते हैं, एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, इसी तरीके से हम लोग वोल्टमीटर को किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। अभी मैं रीजन इसका नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं आपको जब थ्योरी करवाऊंगा पूरी ना, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, तो एक एक कॉन्सेप्ट को छील दूंगा। अभी हम लोग सिर्फ ध्यान दे रहे हैं न्यूमेरिकल पे, तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला और उससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो आपको याद होनी चाहिए वो बता रहा हूँ। क्लियर है? कहेंगे भैया बिल्कुल सहमत है, यही बताइए, बस यही बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा एक पॉइंट मैंने पीछे छोड़ दिया है, उसको नोट बना के लिख लो जरा। नोट बना के ये लिख लो कि भैया जो करंट का डायरेक्शन होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के उल्टा डायरेक्शन में होगा। कैसे? मैं ये कहूंगा द करंट ऑलवेज फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोलो नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, देख लो। मान लेते हैं ये कंडक्टर है कोई, ठीक है, पाइप बना दिया मैंने कंडक्टर की जगह पे, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं, ये। और मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रॉन अगर मान लेते हैं ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और इलेक्ट्रॉन A से B जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा डायग्राम देके पूछ लिया गया करंट की डायरेक्शन बताओ, I किधर जाएगा, तो आप अगर कहेंगे भैया इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं A to B, देन करंट विल जस्ट ट्रेवल अपोजिट टू इट, आप कहेंगे करंट का डायरेक्शन हो जाएगा B to A। आप समझ में आया? गुरु जी एकदम क्लियर, भावकाल में, शानदार तरीके से। तो ये पॉइंट मुझसे पीछे छूट गया था, माफ करेंगे, अब मैंने आपको लिखवा दिया है। पॉइंट ये कहता है द करंट ऑलवेज फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे
उसके जस्ट अपोजिट क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, नारायण नारायण। बोलो क्लियर है? इसको क्या करेंगे, छाप देंगे। इसमें फॉर्मूला क्या है ये, और इससे जुड़ी हुई कुछ मीठी मीठी बातें यहाँ पर मैंने लिख दी है, छाप लीजिए तगड़े तरीके से। जी भैया, आ गए अपने कॉन्सेप्ट अगले पर, जो है ओम्स लॉ। और अगर मैं कहूँ खोपड़ी में छेद करके दावा करके एक बात कि पेपर में आपके कुछ फंसे ना फंसे, लेकिन ओम्स लॉ से क्वेश्चन ना फंसे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना कभी आज तक हुआ है पूरे के पूरे इतिहास में, और ना कभी आगे होगा। मतलब इस चैप्टर की अगर जड़ जो है, रीढ़ की हड्डी जो है मेरे भाई, वो है ओम्स लॉ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर इज ओम्स लॉ। मतलब ये कॉन्सेप्ट और इसके बने फॉर्मूले 100% पेपर में आएंगे, और इनसे ही न्यूमेरिकल बनेंगे। और बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन जो आएगा ओम्स लॉ से लगा दिया आपने तो नाम बदल देना भाई का। मैं अगर बता रहा हूं तो इसको छाप लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार बनाएंगे और कहेंगे भैया छपेगा। क्या कहेंगे भैया, छपेगा। भैया ने कह दिया छपेगा तो छपेगा। अब आपने पढ़ रखा होगा ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ कहता है भैया कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और उस कंडक्टर को मैं मतलब फिजिकल कंडीशन सेम रख रहा हूँ, ना तो मैं वायर बदल रहा हूँ, ना तो टेम्परेचर बदल रहा हूँ, और ना ही किसी प्रकार का अन्य बदलाव कर रहा हूँ, तब उस कंडीशन में जो आपका वोल्टेज होता है, बोले तो बैटरी का जो पावर होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ता चला जाएगा, जितना वोल्टेज घटाएंगे उतना करंट घटता चला जाएगा। अगर मैं आसान भाषा में इसको समझाऊं मैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे, तो मैं ये कहूंगा कि इस लॉ के मुताबिक भैया V जो है, वोल्टेज जो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। मतलब अगर V बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ जाएगा, और V घटाएंगे तो I भी घट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बस ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। और इसी को जब प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस किया जाता है, ये वाले साइन को, तो हमेशा जब भी किसी फॉर्मूले में प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस किया जाएगा, वहां पर एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा मेरे भाई वो होता है R। तो हम कहेंगे V इज इक्वल टू आई आर। लो, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया, मैं कह रहा हूँ एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला आपको बहुत 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 काम आने वाला है। समझ गए? जहां पर आर का मतलब मित्र मेरे, आर का मतलब है भाई मेरे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। और ये जो V है, V का मतलब मेरे भाई आप जानते हैं वोल्टेज है, पहले ही बता चुका हूं मैं, वोल्टेज है। I का मतलब मित्र क्या है, करंट है। I का मतलब करंट है, R का मतलब रेजिस्टेंस है, और मेरे भाई V का मतलब वोल्टेज है। तो कहता है V इक्वल टू आई आर। इसी फॉर्मूले को जरा मैं और मॉडिफाई कर दूं, इधर उधर घुमा फिरा के इसको नचवा दूं, तो मैं कहूंगा अगर ये V इक्वल टू आई आर हो सकता है मित्र, तो R को इधर शिफ्ट करो तो I क्या हो सकता है, V अपॉन आर भी तो हो सकता है। मतलब अगर मुझे आई निकालना पड़ जाए, V दिया हो आर दिया हो, तो मैं किस फॉर्मूले का यूज करूंगा, इसको यूज कर दूंगा। अब मान लो मुझे आर निकालना है, तो आई को इधर भेज दो, तो आर इज इक्वल टू हो सकता है V अपॉन आई। ये भी फॉर्मूला देखो, कुछ नया नहीं है मेरे भाई, बस इसी में मैंने चीजों को मरोड़ धरोड़ के बना लिया है। ठीक है, अब मुझे पता कैसे चलेगा भैया V कौन सा दिया गया है, I कौन सा दिया गया है, और R कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे बेसिक चीजें इससे जुड़ी हुई रेजिस्टेंस के बारे में। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो करंट का अपोज करता है, अपोजेस करंट। मतलब अगर आप प्रधानमंत्री के इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो 4 लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, तो करंट अगर प्रधान है तो इसके विरुद्ध खड़े होने का काम कौन करेगा मेरे भाई, रेजिस्टेंस करेगा। माफ करेंगे, कौन करेगा, रेजिस्टेंस करेगा। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वायर दैट अपोजेस इलेक्ट्रिक करंट। तो बस इतना ध्यान रख लो कि करंट को अपोज करने के लिए जो इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा वो क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को दर्शाने के लिए मेरे भाई यूज करते हैं आर, ठीक है, जो यहाँ पे बना हुआ है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है मित्र मेरे, वो होती है ओम, क्योंकि इसको खोजा किसने है, अपने दद्दू ने, ओम ने। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल, ये वाला बनता है, इसको बोलते हैं ओम। मतलब अगर मैं आपके सामने 3 वैल्यू लिख दूं, 3 वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 20 एम्पियर, 20 ओम, 20 वोल्टेज, और मैं आपसे पूछ लूं इसमें से कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा करंट है, और कौन सा वोल्टेज है, तो आप कहेंगे इतना आसान क्वेश्चन तो मैंने जीवन में नहीं देखा। देखो ए का मतलब क्या है, एम्पियर से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा मेरे करंट। ये वैल्यू किसकी दी गई है, करंट की। ओम का मतलब ये हमने पढ़ लिया है, जहां पे ये सिंबल बना हो इसका मतलब ये दिया गया है आपको रेजिस्टेंस। ठीक है, और वोल्टेज का मतलब भैया वोल्टेज होता है, मतलब ये दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। मैं कह रहा हूं, मैंने आपको फॉर्मूला दिया
यूज कहाँ करना है वो बताया, और कैसे वैल्यू को पहचानते हैं वो भी बता दिया। और जब मैं इसको डिटेल में चैप्टर को पढ़ाऊंगा ना, अभी टाइम कम है इसीलिए मैं आपको जितनी मदद हो सकता है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा चैप्टर तो एक एक फॉर्मूले की छील के रख दूंगा जब न्यूमेरिकल को करवाऊंगा तब, ठीक है। अभी के लिए हम लोग फोकस करेंगे जो मेन है फॉर्मूले को तैयार करना, सिर्फ कहाँ पे यूज करना है वो। तो मैंने कहा भाई रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज मेजर्ड बाय एसआई यूनिट दैट इज कॉल्ड ओम। और मेरे भाई यहाँ पर वैल्यूज अगर अलग अलग दी है तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है, कौन सा करंट है, एक एक चीज 12 की मैंने बता दिया। क्लियर है बात, समझ गए बात। इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें देखो, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे लेंथ, ठीक है, क्रॉस सेक्शन का एरिया और मटेरियल पे। तो उन सभी फैक्टरों की मदद से एक और फॉर्मूला निकल के आता है जो कहता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है। और मैं कहूं अगर इन सभी में पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है, तो मेरे भाई मैं दावा ठोक के कहता हूं इससे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कोई है ही नहीं, इससे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कोई है ही नहीं। क्लियर है बात, शानदार तरीके से, खतरनाक तरीके से। तो ये है ओम्स लॉ, जिससे क्वेश्चन फंसेंगे। और ये फॉर्मूला आपको नहीं आता तो फिर आप दुखी होके आएंगे, कहेंगे भैया आपने बताया था हमने पढ़ा नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी। तो वो गलती ना होने पाए इसको क्या करेंगे, पढ़ लेंगे और छाप लेंगे। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अब यहाँ पे गुरु जी कहेंगे ये क्या है दिख रहा है यार टेढ़ा टेढ़ा, तो भैया कुछ नहीं होता, ये होता है मेरे भाई रोता रहता है। और इसको हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं रजिस्टिविटी मेरे मित्र, ठीक है, रजिस्टिविटी बोलेंगे। आपको रजिस्टिविटी दी रहती है, लेंथ दी रहती है, एरिया दिया रहता है, आपको क्या रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। नहीं तो कुछ इस पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी क्वेश्चन देता है जो मैं आपको करवाऊंगा कब, जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब। अभी हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले तैयार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, खतरनाक, ठीक है। अच्छा जरा इसको नोट करो, तो मैं बताऊं रेजिस्टेंस को जोड़ा जब जाता है ना, 2-3 रेजिस्टेंस, तो 2 तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पहले इसको क्या करेंगे, छाप देंगे, जल्दी छापो। तो मेरे भाई जब रेजिस्टेंस को सर्किट में जोड़ा जाता है, ठीक है, किसी भी, तो 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। अच्छा रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे सर्किट में सिंबल से कैसे यूज करते हैं ये भी देख लो। नहीं कहोगे भैया ने तो बताया नहीं, कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल सही भाई बताना, मेरी जिम्मेदारी थी, माफ करेंगे। रेजिस्टेंस को जब आप सर्किट में देखें तो ऐसा बना मिलेगा, ऐसे ऐसे। तो ये होता है मेरे भाई रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस को हम लोग सर्किट में 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल। तो उसी के बारे में बात करेंगे। भैया 2 तरीके के कॉम्बिनेशन बन सकता है मित्र मेरे, मैं कहूँगा कौन कौन सा, कहेंगे गुरुजी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों को बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक फॉर्मूले को समझेंगे तो मजा आ जाएगा। मैं अगर बात करूं सीरीज कॉम्बिनेशन की, कॉपी में छाप रहे हैं ना भैया, टाइम टू टाइम बिल्कुल छाप रहे हैं, बस इसी का मजा है। लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते लिखने का जो मजा है वो मजा कोई और नहीं ले सकता, बस आप ले सकते हैं, क्योंकि बाकी सबके लिए ये सजा है। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरे भाई देखोगे कैसे रेजिस्टेंस जुड़े रहेंगे। सीरीज का मतलब क्या है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सीरीज का मतलब क्या होता है, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, यही तो सीरीज है मेरे भाई। तो सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ा रहेगा, ऐसे देखो, ये एक रेजिस्टेंस जुड़ गया, इसी के जस्ट आगे दूसरा जुड़ गया, इसी के जस्ट आगे तीसरा जुड़ गया, चौथा जुड़ गया, ऐसे करके। तो मैं कहूँगा R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया। और यहाँ पे भैया मेरे बह रहा है करंट। तो जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हो, क्योंकि जब आप फॉर्मूला लगाते हो V इज इक्वल टू IR, और वहां पे जो R होता है वो R पूरे सर्किट का होता है, तो वो R निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर मान लो सीरीज में 3-4 हैं तो टोटल R कैसे निकालेंगे, पैरेलल में 3-4 है तो टोटल R कैसे निकालेंगे, समझेंगे बहुत ध्यान से। देखो भाई सीरीज का मतलब ये है कि भैया सीधे जुड़े हैं, और सीधे जब जुड़े होते हैं तो R जो टोटल हम लोग निकालते हैं, R टोटल हम लोग जो निकालते हैं वो सीधे निकाल देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। क्लियर है, एकदम क्लियर है। क्या करेंगे भैया मेरे, जब सीरीज में जुड़ा होगा तो सभी आर को सिंपली ऐड कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। सीरीज से जुड़ी हुई कुछ और खास बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है मेरे भाई। पहली बात, इन सीरीज द करेंट रिमेन सेम। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के करंट हर एक रेजिस्टेंस पे सेम रहेगा। मतलब यहाँ 2 एम्पियर है तो यहाँ भी 2 एम्पियर रहेगा, अगले में भी 2 एम्पियर रहेगा, अगले में भी 2 एम्पियर रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एक ही वायर है और इसी से करंट को होके जाना है।
तो कुछ भी कर लो, करंट को निकलना ही निकलना है, तो 2 एम्पियर का करंट पूरे में पास होता चला जाएगा। तो सिंपल सी बात याद रखेंगे कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट ऑलवेज रिमेन्स सेम थ्रू आउट द ऑल द रजिस्टर्स, ठीक है। तो अगर करंट सेम हो जाएगा तो अलग क्या हो जाएगा, वोल्टेज से हो जाएगा। सो द वोल्टेज इज डिफरेंट। क्लियर है बात? तो भैया करंट अगर सेम हो गया तो अलग क्या हो जाएगा, वोल्टेज अलग हो जाएगा। क्लियर है बात? एकदम क्लियर है, धांसू है, शानदार है। देखो ओके, दूसरा आ जाते हैं पैरेलल पे। पैरेलल पे कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा वीडियो खींचे ना भैया, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं करवा दूँ आपको तो मज़ा आ जाए, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल का मतलब क्या होता है, आमने सामने। आपने पढ़ा होगा पैरेलल लाइंस कैसे चलती हैं, आमने सामने, जैसे ट्रेन की पटरी। तो वैसे ही बिल्कुल देखो, जब आपके रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े हो, देखो या तो इसको ऐसे बना दो, तो ऐसे बना दो तो ज़्यादा सही रहेगा ना, ऐसे। ये बात, ये बात, ये बात, ये बात, बहुत बढ़िया। अरे यार बन जाओ भाई, काहे लिए परेशान कर रहा हम लोगों को। ठीक है, बना दिया हमने, ये जुड़ गया, इसको थोड़ा सा आगे जोड़ देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बन गया। देखो ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, या R4 हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारे के सारे रेजिस्टेंस कहाँ जुड़े हैं, सामने सामने जुड़े हैं। और एक बात आप नोटिस करो, यहाँ पर सबका पहला पॉइंट एक जगह जुड़ा है और सबका दूसरा पॉइंट एक जगह जुड़ा है। तो मैंने कहा ये भैया सबका पहला टर्मिनल है और सबका ये दूसरा टर्मिनल है। यहाँ पर देखो, इसका पहला ये है, दूसरा ये है, इसका पहला ये है, दूसरा ये है, इसका पहला ये है, दूसरा ये है, पहला ये है, दूसरा ये है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस का पहला वाला टर्मिनल किसी के दूसरे वाले से कनेक्ट होता है, मतलब अपोजिट अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर पैरेलल में डिफरेंस क्या है, सबका दूसरा एक तरफ जोड़ दिया जाएगा, सबका पहला एक तरफ जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अंतर सिर्फ इतना हो जाता है, अब मुझे जब टोटल आर निकालना पड़ता है तो मैं ऐसे निकालता हूँ, 1 अपॉन टोटल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। और इसमें क्या याद रखना है, इसमें भैया आपका वोल्टेज सेम रहता है, उल्टा हो जाता है कौन, तो वोल्टेज रिमेन्स सेम। क्लियर है बात, वोल्टेज रिमेन्स सेम। और इसके अलावा अगर मैं इसके क्वेश्चन बना एग्जाम्पल बता दूँ आपको मजा आ जाएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा भैया, कहेंगे भैया एकदम मजा आ जाएगा। तो मैं मान लो कह देता हूँ एग्जाम्पल के फॉर्म में, लिख लो आप थोड़ा सा, कि मैंने यहाँ पे दे दिया है 4 रजिस्टर जोड़ के, 3 तो जोड़ लेते हैं। मैंने कहा ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं यार मेरे भाई, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, ये रही बात और ये रही बात। तो मैंने कहा अगर ये 5 ओम है, ठीक है, ये 10 ओम है और ये 5 ओम है, और इसी को मैं कहूँ अगर पैरेलल में जोड़ दूँ, तो आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, देखो देखो जरा, इधर नोट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखो यार, सीख के जाओ भाई। तो मैं कहूँगा अगर मैं इसी को पैरेलल में जोड़ देता हूँ, तीनों को ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, बढ़िया है, शानदार है। तो ये 5 ओम है, ये 10 है और ये 5 ओम। ओम 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 नमः स्वाहा। तो मैं कहूँ दोनों केस में मुझे टोटल आर निकाल के दिखाओ, क्यों, क्योंकि जब भैया आप फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, जब फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ V इज इक्वल टू आई आर, तो आपको जो आर होता है ना, ये टोटल लेना पड़ता है। कैसा लेना पड़ता है, टोटल लेना पड़ता है। और टोटल के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर पैरेलल में जुड़े हैं तो कैसे निकालेंगे, सीरीज में जुड़े हैं तो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे सीधा सीरीज में दिख रहा है, आप सीधे ठोक दो, आप आर टोटल जो रहेगा वो 5 प्लस 10 प्लस 5 बोले तो 20 ओम। काम खलास इसका, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधे जोड़ दो बस। मुश्किल थोड़ी सी इसमें आती है, देखो दूसरे वाले में हम कहेंगे इसमें टोटल अगर आर आपको निकालना है तो 1 अपॉन आर करेंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 5। क्या कहेंगे भैया, सबका एलसीएम आ गया 10 कर दिया हमने, यहाँ पे 5 दूनी 10 तो 2 हो गया, 10 एक अन्नम 10 तो 1 हो गया, 5 दूनी 10 तो 2 हो गया। 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 2 1 3 तो 5, तो 5 अपॉन 10। अब यहीं पर गेम है, जब आपका आंसर फ्रैक्शन में आ जाए और ऐसे रहे तो आपको आर चाहिए, 1 अपॉन आर नहीं चाहिए, तो आर को उल्टा ले जाओ, ऊपर ले जाओ,
तो इसको भी रिवर्स कर दोगे तो हम कहेंगे भैया R इज इक्वल टू हो जाएगा 10/5, काट देंगे, आंसर कितना आएगा 2 ओम। तो पैरेलल के केस में देखो इन्हीं को जोड़ने पर 2 ओम आ रहा है और सीरीज में जोड़ने पर इन्हीं को देखो 20 ओम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या साबित हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने से ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है बात? इसको छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप। आ जाता है अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और इलेक्ट्रिक पावर। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसको, फिर इसको बारी बारी से सबको घेर में ले लेंगे। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है मेरे भाई कि जब भी करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा वहां पे हीट जनरेट होगी। ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे, फॉर्मूले याद करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो होता है मेरे भाई इसका रिलेशन कुछ ऐसा बनता है कि जो एच होता है हीट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के, और यही हीट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही हीट टाइम की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो फॉर्मूला निकल के आता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्लियर है बात? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला है। हीट को आप क्या बोल सकते हैं, एनर्जी भी बोल सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड, या तो सीधी हीट पूछ लेगा। तो हीट पूछ लेगा तो करंट आपको दिया रहेगा, रेजिस्टेंस आपको दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, आपको सिर्फ निकालना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज इलेक्ट्रिक पावर, जो कहता है रेट ऑफ कंज्यूम ऑफ एनर्जी। तो आप कहेंगे भैया रेट ऑफ कंज्यूम ऑफ एनर्जी जो होता है उसी को पावर बोलते हैं, और पावर को रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई पी से। ठीक है, और अच्छा हीट का क्या कहते हैं एसआई यूनिट क्या होगा बताओ? इसका एसआई यूनिट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इसका एसआई यूनिट हो जाएगा मेरे भाई, देखो हीट एक एनर्जी है तो एनर्जी की एसआई यूनिट हमेशा रहेगी जूल, क्योंकि जूल का ही लॉ है तो जूल हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। और यहाँ पर पावर है तो पावर कहता है भैया V इंटू आई। ये फॉर्मूला ही आपको ध्यान रखना है, मतलब P इज इक्वल टू वी आई। और इसी से दो तीन फॉर्मूले और बन जाते हैं। कैसे? देखो ध्यान से जरा, देखो ध्यान से जरा, देखो ध्यान से जरा, जरा ध्यान से देखेंगे। अगर मैं कहूँ P इज इक्वल टू वी आई है, ठीक है, और V को मैं क्या बना सकता हूँ, V मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि V इज इक्वल टू आई आर। तो अब मैं V की जगह क्या लिख दूंगा, आई आर, मतलब यहाँ पर मैं रिप्लेस कर दूंगा V इज इक्वल टू आई आर इंटू आई पहले से है। तो P इज इक्वल टू आ गया, आई दो बार हो गया तो आई स्क्वायर, एक मिनट, आई स्क्वायर आर। तो ये भी फॉर्मूला पावर का बन जाता है, लेकिन यूज कब करेंगे, जब आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया होगा तब इससे पावर निकाल लेंगे। फिर अगर मैं इसी फॉर्मूले में इसमें वी आई में आई की वैल्यू रख दूँ, मतलब आई क्या कहता है, आई मतलब हो जाएगा V अपॉन आर, वी अपॉन आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो P इज इक्वल टू हो गया V इंटू आई की जगह रख दिया हमने V अपॉन आर, तो V इंटू वी हो गया V स्क्वायर, V स्क्वायर हो गया मेरे मित्र। तो P इज इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। इतने फॉर्मूले आपके चैप्टर में हैं जो आपको याद करने हैं और इन्हीं से न्यूमेरिकल बनेंगे। और मैं अगर कहूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से रहेंगे, तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला और ये पावर का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, खासकर ये वाला। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। और थोड़ी सी इससे जुड़ी बातें और कर लेते हैं कि भैया पावर इज मेजर्ड इन वॉट। मतलब क्या है कि भैया ये वॉट जो है ये ऐसा यूनिट है पावर की, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से। ठीक है, और ठीक है, बस इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। इतने ही फॉर्मूले हैं, ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ योर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी दैट विल बी रिमेंबर्ड बाय यू आई थिंक। और अगर ये आप याद कर लेते तो न्यूमेरिकल करने में आपको बहुत आसानी होगी, मज़ा आ जाएगा। मैंने यूज़ बता दिया कहाँ पे करते हैं, क्या है इनका और कहाँ से फॉर्मूले आते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने अगर बता दी है तो मेरे हिसाब से अब इसमें कोई फॉर्मूला बचा नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अपने भैया से प्रॉमिस करेंगे, इसको याद कर लेंगे, तब मज़ा आ जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और ध्यान रखेंगे, उस वीडियो का इंतजार करेंगे जहां मैं इलेक्ट्रिसिटी की खोपड़ी छीलूंगा सिर्फ आपके सामने, और एक एक कॉन्सेप्ट को लपेटे में लेंगे हम। तो फॉर्मूले आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, जब कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा ना तो फॉर्मूले आप खुद बना लेंगे। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, सिर्फ आपको मैंने फॉर्मूले दिए और थोड़ा बहुत यूज बताया है, इसलिए वीडियो लंबी होगी। ठीक है, माफी चाहूंगा मैं, और तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, बाय बाय।